अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले तो मैं ये एडमिट करूंगा, जिस दिन बजट आया पहले दिन और मैंने उसको देखा तो मेरा इनिशियल रिएक्शन ये था कि बहुत बुरा है, बहुत सख्त है, मगर मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कुछ घंटे गुजरे और डिटेल्स डॉक्यूमेंट आने शुरू हुए तब अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा हार्श बजट है। 1 खरब से ज़्यादा के न्यू टैक्सेस हैं, जो अखराजात और बजट में डिफरेंस है, आपका डेफिसिट को कहते हैं। 8,500 अरब का तो फ़र्क यहीं पे है फेडरल गवर्नमेंट का। 8,500 रुपये के खसारे से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जब इनका हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड वगैरह, उसमें वही अय्याशियाँ नज़र आती हैं, वही ऐसे माल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं। 75 अरब रख दिया अब MNAs वगैरह के हाथ से देने के लिए, ये तमाम चीज़ें। दूसरा टैक्सेस का हाल ये है कि बच्चों के दूध पे भी टैक्स लग गया, इन्फेंट पे। आप बच्चे जो आम हमारे बच्चे पेंसिल्स वगैरह स्टेशनरी, इस पे ड्यूटी लग गई। और ये तो वो है जो गरीबों के और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे वो इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी, उस पर भी कुछ करोड़ों के चक्कर के अंदर उस पर भी आपने कर दिया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहीं से कम नहीं हो रही। और टैक्स स्लैब्स कहा गया कि जी इनकम टैक्स का हमने रेट नहीं छेड़ा, सही कह रहे हैं, टॉप ब्रैकेट नहीं छेड़, जो टॉप लिमिट थी 35% की, लेकिन दरमियान की ब्रैकेट्स को, टॉप को छोड़ दिया, बिल्कुल एंड को छोड़ दिया, लोएस्ट को 6 लाख वाली लिमिट को, दरमियान में सारी आगे नीचे कर दी। और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग जो पहले हाई टैक्स पैकेट में नहीं थे अब उसके अंदर जाएंगे। जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, 20 रुपये की लेवी ऐड हो गई, अगरचे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये हम एकदम नहीं बढ़ा रहे 20 रुपये, ये हम ओवर द ईयर देखेंगे कैसे पेट्रोल बाहर जाता है नीचे आता है, कैसे उसके मुताबिक वो होगा। लेकिन हमें पता है पाकिस्तान के अंदर जब एक चीज़ लग जाए तो लग जाती है, और जल्दी लगती है देर के बजाय। सिमिलरली जब हमें कोई भी एफर्ट नज़र नहीं आई, कोई हमें मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व होती नज़र नहीं आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम नज़र नहीं आया, बल्कि एक एम्बिशियस ट्रेंड नज़र आ रहा है। कहाँ जाके बात रुकेगी? लेकिन बात शुरू करने से पहले हमारे आज के मेहमान, हमें फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर इस्माइल लिफ्ता ने ज्वाइन किया हुआ है। बड़ा ही अलार्मिंग ट्वीट भी आया था, यूसुफ नज़र साहब का, नोटेड इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी खौफनाक डेटा निकाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो 37,000 पर मंथ है। लेकिन ये एकदम आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के जो टॉप 10% घराने हैं वो मुल्क का 82% इनकम वो जनरेट करते हैं। टॉप 10% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स अर्न 42% ऑफ द कंट्रीज इनकम, यानी कि 42% जो इनकम है वो टॉप 10% फैमिलीज के पास जाती है इस मुल्क में। और जो बाकी मतलब 50% है उनमें सिर्फ 13% जाती है टोटल इनकम का। यानी कि एवरेज में देखा जाए पर पर्सन पर इनकम जो नीचे वाला 50% तबका है वो सिर्फ 9,500 पर मंथ बनता है। और यही वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि 40% आपकी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसमें 1-1.5 करोड़ और चला जाएगा। ये हैं आज के हालात। हमने देखा रिटेलर्स अगेन टैक्स नहीं उन पर लगाया। फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा औरंगजेब साहब ने बड़ी तारीफ की डॉक्टर मिफ्ता की कि हमें वो कर देना चाहिए था 2022 में, जिन्होंने फिक्स टैक्स लगाया था दुकानदारों पे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। सो वेयर डू वी स्टैंड, कहाँ जाएंगे? और ये जो हमारी इनकम का गैप है आने वाले दिन इस बजट को कैसे, हमने कहा लेट्स डिस्कस विद डॉक्टर इस्माइल लिफ्ता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। चीफ, आप ज़रा क्विक पहले आप अपना एक ओवरव्यू दे दें बजट का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर बजट में एक मुश्किलात तो बहुत होती हैं, बैलेंस करना, चीज़ें करनी। प्राइम मिनिस्टर के हुक्म होते हैं, सियासी कंपल्शंस होते हैं, IMF के कंडीशंस होती हैं, लेकिन हर बजट एक अपॉर्चुनिटी भी देता है आपको कि आपको स्टेप इन द राइट डायरेक्शन लेते हैं, कुछ रिफॉर्म्स करते हैं। मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिस नज़र आई है, इसमें वो फ़ायदा नहीं उठाया है इस मौके का कि जहाँ पे कौम भी तैयार थी मेरे ख्याल से ताजरों से टैक्स लेने की, या हम कोई NFC की बात करते या एग्रीकल्चर या प्रॉपर्टी की बात करते, हमने वो नहीं किया कुछ भी। और हमने बस वही ट्रेडिशनल तरीका है कि यहाँ पे टैक्स ले लो, वहाँ पे टैक्स ले लो, जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं उनसे टैक्स ले लो, मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, सैलरी क्लास लोगों के ऊपर। तो वही आपने चीज़ें की। और जो अखराजात थे उसमें
मालिक ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर टैक्स लेना बड़ा आसान है, आपने अखराजात को कहीं पे कमी नहीं करी, चाहे वो हुकूमत के तनख्वाहें बढ़ानी हो, चाहे पेंशन बढ़ानी हो, लेकिन आपने पीएचडीपी पे खर्चे करे, पूरे सूबों के अंदर एडीबी पे 3.8 ट्रिलियन रुपए आपने रख दिए, 3800 अरब रुपए रख लिए, और वो आपने रखे एमएनएस के प्रोजेक्ट्स में पैसे रखे 75 अरब रुपए, एमपीएस के प्रोजेक्ट्स में 500 अरब रुपए होंगे, और टैक्स आप किससे ले रहे हैं? जो आपने बताया, बच्चों के दूध पे आप टैक्स ले रहे हैं, दवाइयों के ऊपर, मेडिकेंट्स के ऊपर आपने पेंसिलों के ऊपर टैक्स ले रहे हैं यार। पेंसिलों मतलब तनख्वाहदार तबके पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका 3% से टैक्स बढ़ा है, लेकिन अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो आपका 25% से टैक्स बढ़ा है, और अगर आप 75,000 या लाख रुपए कमाते हैं तो आपका 100% से टैक्स बढ़ा है। तो मतलब ये अजीब सी हरकत है कि आपका 22,000 रुपए से टैक्स बढ़ा है, चाहे वो 5 लाख रुपए कमाते हो, 15 लाख रुपए कमाते हो या 22 लाख रुपए कमाते हो। ये कमाल, ये तो मतलब अजीब सी कुछ चीजें की है इस टैक्स के अंदर। लेकिन मतलब सो आई थिंक रियली कि मतलब दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, दे कुड हैव डन बेटर। हमें क्या अब मिनी बजट आएगा? बिकॉज जो इनके टैक्स गैप्स हैं, जो हमें इन्होंने सेक्टर्स को टैक्स नहीं किया, जिससे एग्रीकल्चर की बात ही नहीं हो रही, रियल स्टेट के ऊपर भी अगेन वो बड़ा ही उसके अंदर लूप होल्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्या अब मिनी बजट आएगा? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मिनी बजट आएगा, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि जो आपने कहा है कि हम 40% टैक्स बढ़ाएंगे, और आपने साथ साथ ये भी कहा है कि हम 3.5% ग्रोथ लेंगे, जो कि कुछ भी नहीं होती, 1% पर कैपिटा ग्रोथ है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। मैं नहीं समझता कि इन टैक्सों के बाद ग्रोथ आपकी इस तरह होगी जिस तरह आपने एक्सपोर्ट के रजीम को आज चेंज किया है। मुझे लगता है कि बरामदात भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। दीगर चीज़ें जो इन्होंने करी हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें टैक्स की चोरी भी बढ़ जाएगी। आपको एक मिसाल देता हूँ कि चीनी के अंदर, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है कि अगर चीनी की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स को चीनी बेचेगी तो 15 रुपए एक्साइज टैक्स लगेगी। अगर वो एक्साइज टैक्स जो सेल टैक्स भरने वाला, यानी कि आप कह रहे हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, अगर बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी डील है, तो 15 रुपए एक्साइज लगेगी, विच इज फाइन। अगर वो सेल टैक्स भरने वाली कंपनियां होंगी तो उनको रिफंड मिल जाना चाहिए, लेकिन बोलते हैं हम रिफंड नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि जो लोग सेल टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो एक्साइज की भी चोरी कर लेंगे। तो मतलब मैं ये समझता हूं कि आप इसके बाद नतीजे में आप ये देखेंगे, दुकानदारों को आपने कहा है, आपने टैक्स नहीं लगाया दुकानों के ऊपर, लेकिन आपने कहा कि जब मैन्युफैक्चरर उनको बेचेगा तो 2% जो है वो 2.25% नॉन रजिस्टर्ड से वो पैसे ले लेगा। अब 95% नॉन रजिस्टर्ड है ऑब्वियसली, तो 2% मैन्युफैक्चर तो अपनी जेब से नहीं देता है, वो 2% कीमत बढ़ा देगा चीज़ों की। तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि थोड़ी सी प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, जैसे कि सेल टैक्स 2% बढ़ा दिया, यही हुआ है बेसिकली। लेकिन उसमें फिर इवेजन होगी, उसमें पूरी सेक्स जो आपका प्रपोजल था, जो आपका प्रपोजल था कि यार आप 3,000 4,000 लगा दें फी दुकान, वो तो पास थ्रू भी नहीं होना था कस्टमर को, बिकॉज वो तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं था, वो तो उसके मंथली एक्सपेंस पे ऐड हो जाना था दुकानदार के। लेकिन जब आप इस तरह आप ऐड करते हैं विद होल्डिंग या दूसरा, वो तो सारा पास थ्रू होता है। बिल्कुल पास, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है वो, दुकानें तो सारी की सारी अनरजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार आपको उस प्रोजेक्ट की तारीफ की कि भाई वो हो जाना चाहिए था, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने भी इनकी तारीफ की। आज मैंने कहा है कि ही इज अ गुड मैन, ही अंडरस्टैंड स्टफ। मतलब इमदाद बोसाल साहब जो सेक्रेटरी हैं वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको नहीं करने दिया। आई थिंक ये मतलब आई थिंक अगर आप औरंगजेब साहब से पूछेंगे कि क्या पीएचडीपी इतनी होनी चाहिए थी, तो वो कहेंगे नहीं होना चाहिए था। उनको पता है कि ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। उनसे अगर आप पूछेंगे बहुत सारी चीजें तो वो कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी मजबूर होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। और अगर आप उनसे पूछेंगे इस वक्त फाइनेंस डिवीजन से कि यार क्या एनएफसी को रिव्यू करना चाहिए, वो बोलेंगे बिल्कुल करना चाहिए। उनसे पूछेंगे कि एग्रीकल्चर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन ये हो सकता है, मुझे लगता है मिफ्ता, जब आप देखते हैं वो फिस्कल पैक की बात कर रहे हैं कि तब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल में भी ये एक ट्रोजन तरीका है कि ये अराउंड जा रहे हैं एनएफसी के, और फिस्कल पैक के थ्रू शायद ये वो कंसेशंस इनको दिलवाने वाले दिलवा दें जो एनएससी को छेड़े बगैर ले ले, चाहे 1 टाइम हो चाहे 2 टाइम हो। वो हो सकता है उस किस्म की गेम चल रही हो। देखिए, ये दिलवाने वालों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको सच बताऊं, दिलवाने वाले जो है ना, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है इस मुल्क में, तो वो फॉर्मली हो या नहीं हो, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है।
और ये उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक कि आप एनएफसी को थोड़ा क्लॉ बैक नहीं करेंगे, कुछ टैक्सेस वफाक को नहीं देंगे, तो आप जो है ये मुल्क दिवालिये के नहज पे रहेगा। ये 200-400 अरब रुपए आपने सूबों से ले लिए ब्रिस्ट के अंदर, इससे काम नहीं चलेगा। तो आपने ये दिलवाने वालों ने जब ये हुकूमत को थपकी देते हैं कि आप सख्ती करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, टैक्स जमा कर लेंगे हम, तो इनको फिर हुकूमत के ऊपर भी थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। मैं आपको सच बताऊं कि ये हुकूमत के लिए बजट बना है। पीएचडीपी पे आपने खर्चा कराया, 75 अरब रुपए आपने एमएनएस को दे दिए, 600 अरब ये मुझे इसकी लॉजिक समझाएं कि पैसे हमारे पास है नहीं, हर चीज़ हम कर्जा लेके, तनख्वाहें भी कर्जा लेके गवर्नमेंट देती है। मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद उसके आर्टिकल के अंदर आपने लिखा कि जो इन्होंने पीएचडीपी के टारगेट दे दिए हैं, अगर ये इस पर काम शुरू करें तो इनको $3 बिलियन के नए लोन लेने पड़ेंगे। हमारे पास पहले जहर खाने का पैसा नहीं है, हमने पीएचडीपी ये डबल किया क्यों है? ये फहम की बात नहीं है। आप सोचें कि एक आदमी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, दुकान में सेल्स नहीं हो रही, तो उस पर दुकान के अंदर वो 3 मंजिलें और बनाएगा। मतलब आप घर की 4 मंजिलें बना रहे हैं, अजीब सी बात है। मैं आपको बताऊं, देखें ये तो नहीं है इनको नजर आ रहा है कि कहीं मिड टर्म पोल्स में ना जाना पड़े 1-2 साल, तो इसलिए पहले जरा पीएचडीपी शीपी कोई खर्चों को स्कीमें लॉन्च करो, ताकि अनडिक्लेयर्ड इलेक्शन मुहिम में तो नहीं चल रही है, मूड में तो नहीं चल रहे। सर पिछले साल 1-1 अरब रुपया दे दिया था ना एमएनएस को, 90-90 करोड़ रुपया, क्या 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 हो गया? 75 अरब और भी तो दे रहे हैं। नहीं, पिछले साल दे दिया था ना इतने 125 और 100 अच्छा, अरब मुझे एक चीज और बताएं, फिर इस पे वापस आते हैं। मैं कुछ इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी 2-3 बारी ये बात कही कि इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, 1.5% कम हुआ और हो। उन्होंने कहा कि हम जो बजट की प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, हम जो बजट के देख रहे हैं, अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो लगता ये है कि सरकार ने कुछ 17% एवरेज इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, जो वैसे इस वक्त 20.5 है, 20.5% है। डू यू थिंक कि लाइकली है कि 17% पे आ सकता है? और जो आपने बजट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उससे आपको क्या अंदाजा होता है कि इन्होंने मार्कअप क्या एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है? मैं समझता हूं कि ये स्टेट बैंक ने गलती की है, और मजीद इंटरेस्ट रेट कम ना करके 2% तो कम से कम करना चाहिए था, 3 कर देना चाहिए था, और पिछले महीने भी कर लेना था। ये स्टेट बैंक पता नहीं क्या गेम खेल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आई थिंक दे नीड टू रिकंसिडर द पीपल हु आर इन द एमपीसी कमेटी एंड द बोर्ड के। मतलब ये तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई समझ नहीं है। लेकिन इसका ये भी तो हो सकता है ना कि उनको पता था कि बजट के अंदर इन्फ्लेशनरी मेजर्स आ रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस 20 रुपये ऐड ऑन होगी, उसका होगा, टैक्सेस का एग्जेम्पशंस बहुत सारी विड्रॉ की हैं, तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। तो जो भी ये कह रहे हैं जी 11.7 हो सकता है 2-2.5% और चला जाए, तो उसका मार्जिन ना रखो। और सर मैं भी थोड़ी सा ये काम जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर आप इसको इंटरेस्ट रेट को और मजीद कम ना करें। ये एकदम गलती थी कि मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। आई डोंट रियली कॉल पीपल आउट लाइक दिस, बट आई थिंक द स्टेट बैंक हैज मेड अ सीवियर मिस्टेक एंड दिस इज कॉस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज कॉस्टिंग द बिजनेस। वो मतलब जो भी वो गेम कर रहे हैं, मतलब ये दिस इज अ रियली बिग मिस्टेक ऑन देयर पार्ट। और ये मंथ टू मंथ देखा जाए, मंथ टू मंथ जो है वो 3% नेगेटिव आया था। मतलब ये इकोनॉमी स्टॉल हो चुकी है। ये दिस इज रियली इन अ बैड सिचुएशन। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता तो इकोनॉमी किक स्टार्ट नहीं होती, अगर इकोनॉमी किक स्टार्ट नहीं होती तो एक्टिविटी बढ़ती नहीं है, और फिर अगर बढ़ती नहीं है तो ये 38% टैक्स कहाँ से लेंगे? बट हैविंग सेड दैट, हम देखते हैं कि बजट के अगले दिन जो आपका स्टॉक मार्केट है वो 3000 पॉइंट फिर चढ़ रही है और 76,000 प्लस पे जा रही है। सो क्या ये मैनिपुलेटेड स्टॉक मार्केट है? और अगर ये ऑनेस्ट स्टॉक मार्केट है तो इसका मतलब है कि बिजनेस जो है वो पॉजिटिव देख रहा है बजट को, मेगा ट्रेंड्स को। मैं इसमें गुजारिश कर दूं आपको। देखें, एक तो ये था कि कुछ दिनों पहले हमारे एक दोस्त हैं अली खिजर साहब, उन्होंने ट्वीट किया था कि ये डिविडेंड को भी 45% टैक्स कर देंगे और कैपिटल गेन्स पे भी 45% टैक्स कर देंगे। वो 15%। अच्छा, वो उसके बाद 3,000 3,500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी है। 2-4-5 दिनों तक रोज मार्केट नीचे गिर रही थी। तो जब इन्होंने ये 15% के ऊपर नहीं किया, उन्होंने कहा नॉन टैक्स पेयर का 45 करेंगे लेकिन टैक्स पेयर का 15 ही रहने देंगे। और ज्यादातर ये जो मार्केट में काम करते हैं सब टैक्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो मार्केट के अंदर वो रिलीफ आ गया कि यार ये डिविडेंड के ऊपर टैक्स करने के तो मर जाते। तो वो इसलिए ये मार्केट बढ़ी है, वरना एक्सपोर्टर्स की मार्केट वैल्यू गिरी है। आज पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी कंपनियों की वैल्यू गिरी है। एक बात मैं मालिक जरूर करना चाहता हूँ,
इट्स नॉट जस्ट 75 बिलियन जो MNS के प्रोजेक्ट्स हैं, 600 अरब रुपया तकरीबन 4 सूबे मिलाकर अपने MPS को भी देंगे। तो ये 700 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इस वक्त। 700 अरब रुपए जब हम बच्चों के दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, जब हम 5 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है उसकी हम 20,000 रुपए से महीने का टैक्स बढ़ा रहे हैं, हम उस वक्त 600 अरब 700 अरब रुपया दे रहे हैं अपने MNAs और MPS को कि आप अपने खर्च करें। तो ये जाती है। तो फिर आप फिर उसी सांस में आप फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं समझ रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर कोई ऐसा नहीं होता जो बोलता है कि MNS को कर दो, और MPS जो करेंगे वो तो सूबे वाले करेंगे, उसमें बेचारे औरंगजेब का क्या कसूर है। दूसरी बात मैं आपसे ही करना चाहता हूँ कि जब आप PSDP के अंदर आप ये ज्यादा प्रोजेक्ट कर देते हैं ना, आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, आपने 10 अरब रुपए डाल दिए, ठीक है, 10 अरब रुपए डाल दिया आपने। अब अगले आपके पास और पैसे नहीं, आप नहीं डाल सकते, 25 डालने थे, अब आपको डीमोबिलाइजेशन फिर रीमोबिलाइजेशन के पैसे देने पड़ेंगे। अगले साल उसकी कॉस्ट जो है वो 100 की जगह 125 हो जाएगी, तो ये 10 तो आपके ज़ाय हो गए। अब आपको 115 रुपए देने। हमारा जो इस तरह का थ्रो फॉरवर्ड है ना, वो 17,000 अरब रुपए का है। 17,000 अरब रुपए के हमारे पास अनफिनिश प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, और इसके बाद ये और 200-400 अरब रुपए के नए प्रोजेक्ट। एक सेकंड तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 17,000 अरब के ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे चली जा रहे हैं ओवर द इयर्स, जो बस ऐसी तरह आगे चल रहा है। अब उसके अंदर ये 200 अरब के और प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और फिर वो आइंदा से वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे साथ। 200-300 अरब रुपए, उस 400 अरब रुपए डालेंगे जाएंगे, तो वो नए प्रोजेक्ट्स तो 1,000-1,500 अरब के होंगे, जो कि 400 अरब रुपए उसमें इस साल तो ये, लेकिन ये तो कह रहे थे कि जी 83% वो हैं जो हम बिल्कुल वो बल्क वो है जो 83% प्लस कंप्लीट हो गए, हम उनको कंप्लीट करेंगे, और तकरीबन 18% के कितने हम नेल आ रहे हैं। सो ये तो इस किस्म की हमें सुनाई जा रही थी बात। मैं इसको जरा सा डिटेल बता दूं। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 80% कंप्लीट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट 60% कंप्लीट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट 40% कंप्लीट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट 20% कंप्लीट होते हैं। लेकिन आप 20% अगर नए प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप 300 अरब रुपए डालते हैं तो वो 1 साल के प्रोजेक्ट्स तो जरूरी नहीं है ना, होते हैं कुछ 2 साल के प्रोजेक्ट। तो आप 1,000, 1,200, 1,500 अरब रुपए के नए प्रोजेक्ट करेंगे तो 1,700 अरब रुपए के तो आपके ऑलरेडी प्रोजेक्ट चले हुए। तो इस्लामाबाद में आपको एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक अर्जेंसी नजर नहीं आ रही, सारी बातें हैं और ये जो पॉलिसी प्लानिंग है इसमें वो अर्जेंसी नजर नहीं आती। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर पॉलिटिकल अर्जेंसी बहुत ज्यादा है। मैं आपको सच बताऊं कि बिकॉज द गवर्नमेंट हैज नो मैंडेट, इट इज वेरी मच अंडर प्रेशर फ्रॉम PTI एंड अदर्स। तो वो बहुत डर के खेल रहे हैं। तो ना उन्होंने कोई चीज़ की अबाउट NFC एंड द एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि सूबे लेते नहीं है। अगर आप वफाक को दे दें तो सूबों का भी फायदा हो जाएगा, वफाक पैसे ले लेगा। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी नॉट कमिंग इनटू द बजट। वो देखिए ना, वो 18th अमेंडमेंट और ये वो किस तरह जाके उनसे प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह तो टेक ओवर नहीं कर सकती ना फेडरल गवर्नमेंट। ये प्रॉपर्टी टैक्स और ये तो खैर NFC के थ्रू भी दे सकते हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर्स चाहें तो वो कुछ अर्से तक वफाक को वैसे भी दे सकते हैं कि आप जमा कर लें और हमारे ब्याह पे आधे रख लें, 50% रख लें, व्हाटएवर, वो तो हो सकता है। जी, अभी बातें और भी काफ़ी हैं, काफ़ी सवाल हैं इकॉनमी के, आपके मेरे हालात बदलेंगे कि नहीं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्रिएट की थी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, अब एक सेकंड जो है वो फिस्कल पैक्ट इनको बनाना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें फॉर द टाइम बिंग लाई जा सकें NSV को छेड़े बगैर। सर, आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना है ना, सबसे पहले पाकिस्तानियों से इन्वेस्ट कराएंगे, राइट? बिफोर अ फॉरेनर कम्स यू नीड टू गेट पाकिस्तानीज टू इन्वेस्ट। हिस्टोरिकली 95% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान आर डन बाय पाकिस्तानीज। SIFC को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक पाकिस्तान हुकूमत के फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। आपके फाइनेंसेस जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक आप NFC को एड्रेस नहीं करते, जब तक आप प्रॉपर्टी टैक्स एंड एग्रीकल्चर टैक्स को एड्रेस नहीं करते, उसका जब तक आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। आई थिंक कि SIFC की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यार पाकिस्तान की, देखें 10-12 साल से जब से NFC हुआ है, आपकी डेफिसिट बड़ा तेजी से बढ़ा है, आपकी महंगाई तेजी से बढ़ती है, आपकी गुर्बत तेजी से बढ़ती है। आपने गरीब लोगों को गुर्बत से निकालना है, NFC ठीक करो। तो आप ये तो कर नहीं रहे। SIFC का दूसरा काम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तालीम को बेहतर करे। अगर तालीम को बेहतर करेगी तो जाके इन्वेस्टमेंट आएगा। वो कर रहे हैं, उन्होंने आपकी पेंसिलों पे टैक्स लगा दिया है ना। हिंदुस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर अगर IT का इन्वेस्टमेंट आता है
इतना 150 अरब रुपए का आईटी का एक्सपोर्ट करता है, और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल, सब जगह हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी बात याद रखे कि हिंदुस्तान इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर ग्रेजुएट्स इन द वर्ल्ड, हिंदुस्तान प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान का मतलब 23 कैंपसेस हैं आईआईटी के, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के, दे प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स। पाकिस्तान का जो लड़का आईटी का काम कर रहा होता है ना, उसने 3 महीने का डिप्लोमा लिया होता है सैलानी वेलफेयर से या अखुवत फाउंडेशन से, वो नहीं कम्पीट कर सकता उनसे। ये कहना कि हमारे यहाँ टैलेंट है, बिल्कुल है, लेकिन उस टैलेंट को आपने होन तो नहीं किया ना। उस टैलेंट आपने, बहुत होशियार लोग हैं लेकिन वो बढ़ाई का काम मुझे एक बात है, ये टैलेंट से याद आया, अभी इस बजट के अंदर मुझे कोई यूथ स्पेसिफिक इनिशिएटिव ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना उनकी स्किल्स के लिए बातें थी, कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग नजर नहीं आई। सर एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आई, मैं आपको सच बताऊं, जो एनबीसी की मैंने तारीफ की है, वो ये कि इस्लामाबाद में इन्होंने स्कूल लंचेस का प्रोग्राम कर दिया। हमने हिंदुस्तान में देखा है, हिंदुस्तान के सदर्न स्टेट्स के अंदर, कि वहाँ पे जब उन्होंने स्कूल लंचेस देना शुरू करे तो पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करा, स्कूल की अटेंडेंस बढ़ गई। मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत की दूसरे अटेंडेंस तो बढ़ गई, लेकिन स्कूल के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी तो बढ़ाए ना। आपके तो स्कूलों के बच्चे जाते हुए वो लिख पढ़ नहीं सकते, पांचवी छठी जमात के बच्चे लिख पढ़ नहीं सकते। नहीं पढ़ सकते, ये बात दुरुस्त है। 78% बच्चे हमारे 10 साल के जो हैं वो 2 जुमले उर्दू में नहीं पढ़ सकते, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन अगर उनको आप लंच दे देंगे, थोड़ी सी नशोनुमा बढ़ेगी। आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। मैं ये समझता हूँ कि गरीब बच्चों को मुझे आप ये बताएं कि मुझे इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहे, रिटेलर को हाथ नहीं डाला गया, सिर्फ लेपा पोती की गई है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि मैं आई डोंट अंडरस्टैंड ये फाइलर की और नॉन फाइलर की क्या डिस्टिंक्शन है, इसको भी हमने हर कीमत पे ख़त्म करना है। आप भी थे फाइनेंस मिनिस्टर, ये नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म क्यों नहीं कर देते? एक झटके में क्यों नहीं ख़त्म की गई कि ठीक है आप टैक्स देंगे, नहीं देंगे तो आप डिफ़ॉल्टर हैं। आप कहते हैं जी हमने प्यूरिटिव मेजर्स कर दिए हैं, जहाँ पे फाइलर ने टैक्स देना 12%, वहाँ उसको 45% देना पड़ेगा। तो भाई आप उसको टैक्स डिफ़ॉल्टर बनने दें, उसको 11 टाइम्स देना पड़ेगा, उसको 1100% जुर्माना लगेगा। वो ज़्यादा बड़ी थ्रेट है कि ये नॉन फाइलर क्यों नहीं ख़त्म हुआ एक झटके में? एक झटके में मालिक नहीं हो सकता है, 3 साल में या 3 साल में। ये आया भी तो एक झटके में था, 2014-15 में आया था। ये कोई पुरानी चीज़ तो नहीं है, ये कोई पेनल्टी आई थी नॉन फाइलर की। देखें एक चीज़ है ना, ये बात तो आपकी दुरुस्त है ना कि हम यहाँ पे जो नहीं करते कि एक कैटेगरी बनाते हैं इनोसेंट पाकिस्तानियों की, एक कैटेगरी बनाते हैं डेकॉइट्स और मर्डरर्स की, और उनको बोलते हैं अच्छा तुमने मर्डर किया, कुछ पैसे हुकूमत को ज़्यादा दे देना। ये तो नहीं होता तो किसास दियात के अलावा, दियत के अलावा। लेकिन द थिंग इज़ कि हम ये कहते हैं कि आपने अगर टैक्स फाइलर है, हमारे कानून ओबे करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते तो जब आप मकान खरीदते हैं थोड़े से टैक्स ज़्यादा दे देना, गाड़ी खरीदते हो तो थोड़े से टैक्स ज़्यादा दे देना। इसका हल मैंने निकाला था शायद अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़जाना था, कि आप गाड़ी और घर नहीं खरीद सकते अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है। दूसरे साल हमारा इरादा ये था कि हम पासपोर्ट देने बंद कर देंगे, और तीसरे साल से ये कैटेगरी ख़त्म कर देंगे कि भाई टैक्स दहिंदगान आपको होना ज़रूरी है। तो फिर क्या और ये वो हमने जब खत्म किया, पीटीआई आई, उन्होंने वो रिवर्स कर दिया। क्योंकि आपके पास देखें ना गाड़ी वाले आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने खत्म किया और पीटीआई ने आके ये फैसिलिटी दोबारा नॉन फाइलर्स को दे दी जी, कि वो गाड़ी भी खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं जी, थोड़े ज्यादा पैसे देके। वो होता है कि ना एफबीआर को एक चाहिए होते हैं पैसे, तो एफबीआर का बड़ा प्रेशर होता है। दूसरा गाड़ी वालों का बड़ा प्रेशर होता है, ये घर बनाने वालों का, फ्लैट्स बनाने वालों का बहुत पैसा वो होता है प्रेशर कि यार हमारे फ्लैट्स नहीं बिक रहे, हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही, ये बड़ा प्रेशर होता है। तो मुझे अब एक चीज़ बताएं, अब एज वी स्पीक पेट्रोल महंगा हो जाएगा, वो उसका सीधा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, टैक्सेस लोगों के बढ़ गए। अच्छा, जो आपकी जीएसटी बहुत चीज़ों पे लग गई और एग्जेम्पशन बहुत जगह विड्रॉ हो गई, सो इनपुट्स भी महंगी हो गई। इंटरेस्ट रेट उतना कम नहीं आया जितना कम अज़ कम 4%, आई एग्री विद यू, कम अज़ कम 3-4% आना चाहिए था। तो एक कंट्री को वो बूम नहीं मिलेगा, इकॉनमी को। अच्छा, कोई गवर्नमेंट ने गारंटीज नहीं दी कि हम बिजली की इनएफिशिएंसीज कैसे ख़त्म करेंगे, बल्कि 100-125 बिलियन और ख़र्चा जा रहा है निज़ाम को बेहतर बनाने पे, जबकि वो हर निज़ाम जो मर्जी आप कर लेंगे, लोग चोर हैं तो आप कैसे करेंगे? बट एनीवे, कोई गारंटी नहीं है लोगों को कि हमारी बिजली के बिल यार कम क्या होने हैं, लेकिन हर दूसरे महीने बढ़ेंगे नहीं।
ये माहौल के अंदर फिर ये सारे टारगेट्स और ये इकॉनमी की जो रोजी पिक्चर कह रहे हैं 3.6% ग्रोथ, ये अगर एक लफ्जों का गोरख धंधा नहीं तो क्या है ये? सर देखें, 3.6 रोजी नहीं है। हिंदुस्तान में पिछले क्वार्टर 7.8% तरक्की की है। ठीक है, सो 3.6 इज नथिंग। हम पिछले 2 सालों के अंदर हमने अपनी लोगों की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 3% से कम की है। लेकिन 3.6 भी मुझे इस वक्त मुश्किल लग रहा है विद दीज टैक्सेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 1.5 महीने बाद जब स्टेट बैंक की मीटिंग होगी तो 1.5% और इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, 1.5 से 2% कम अज कम। आप ये देखेंगे कि ये जो 20 रुपए इन्होंने लेवी के लगाए हैं, आई थिंक दे आर सेंसिबल एंड दे आर सेंसिबल, तो 5 रुपए 4 महीने में करके बढ़ाएंगे। आप दुआ ये करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस ना बढ़े, इंटरनेशनल, लेकिन उससे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा। 4 महीने बाद थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट तो आएगा। बिजली और गैस पे आईएमएफ ने कंडीशन रखी है कि आप एनुअल रीबेसिंग लगाएं। बिजली जो है ना वो एक सेक्टर जो है ना वो हुकूमत को, पाकिस्तानी लोगों को ले डूबी है, इससे जान छुड़वानी पड़ेगी। मैं इनसे इल्तिजा करता हूं कि नया कानून बनाएं और 6-8 महीने के अंदर अंदर सारी बिजली की कंपनियां बेच दें। जो मैंने अच्छी खबर सुनी है वो ये है कि बिजली की इंडस्ट्री के बिजली के रेट्स कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एक जाती ये हो रही है कि इसके ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को होगा जो कि बिजली ले रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कराची में बड़ी इंडस्ट्री गैस लेती है और बिजली बनाती है, उनको फ़ायदा नहीं होगा। उनसे तो वो अभी भी क्रॉस सब्सिडी ले रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम दूसरी इंडस्ट्री से क्रॉस सब्सिडी लेना छोड़ देंगे। तो कुछ बिजली के अंदर कमी आएगी इंडस्ट्री के लिए, सार्फिन के लिए नहीं आएगी, लेकिन बल्कि थोड़ी सी नीचे के सार्फिन के लिए रेट बढ़ जाएंगे। आम आदमी के लिए तो फिर क्या, आपको क्या नजर आ रहा है आम आदमी के लिए अगले 6 माह 1 साल? हाउ डू यू सी थिंग्स फॉर द ऑर्डिनरी मैन? क्या इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा अगर आप सर्टन इंडस्ट्रीज को कोई रिलीफ देते हैं? अगर मार्कअप नीचे आता है तो जाहिर है जो एस्टैब्लिश ग्रुप्स हैं वो शायद अपने धंधे और स्पीड से करें, सब कुछ करें। क्या आम आदमी को किसी किस्म का रिलीफ अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, आम आदमी को रिलीफ, सच्ची बात है कि इन टफ इकोनॉमी नहीं दिया गया है। आम आदमी को अगर आपने रिलीफ देना है तो मतलब ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेंगी। दिस इज व्हाट दे आर काउंटिंग ऑन। आई थिंक मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला हो। लेकिन बल्कि मैं बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि तनख्वाहदार तबके, ₹1,00,000 की तनख्वाह लेने वाले का टैक्स डबल कर दिया गया है, उसका बिजली का बिल भी बढ़ेगा। तो आम आदमी तो तकलीफ में है, इसमें तो ये तो मानना पड़ेगा। और अगर हुकूमत ने रिफॉर्म्स नहीं किए, जो इस साल नहीं किए, जो कर सकते थे, ये 3 महीने इनको पहले ये काम करना चाहिए था। एनएफसी और दीगर रिफॉर्म्स, पीएचडीपी को कम करते, सूबे के एडीबीज को कम करते, वो सारा चीज़ें इन्होंने नहीं की, बस बयान देते रहे, इन्होंने किया कुछ नहीं। तो इसकी वजह से 1-1.5 करोड़ लोग जो हैं अगले साल फिर खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे। हुकूमत जब गलतियां करती है तो लोग, पीपल पे फॉर इट इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ देयर फूड फॉर देयर चिल्ड्रन। आज 9 करोड़ पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे, साल के शुरू में था, अब तक तकरीबन 10 हो गए होंगे, अगले साल 12 करोड़ पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे होगा। तो ये तो वक्त ज़ाया किया है। चले, मसला तो सामने आ गए, और भी हैं वैसे तो, लेकिन क्या कोई रे ऑफ होप है, कहीं पे कोई सोल्यूशन है कि या पूरा हमें रीवैम करना पड़ेगा? इस पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, शो में एक बार फिर खुश आमदेद। अब मुझे ये बताएं कि फिर एक हमेशा बात होती है कि जी देखिए अगर इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उसका एक डाउन साइड ये है कि बिजनेसेस की इंपोर्ट्स बढ़ेगी, इंपोर्ट्स बढ़ी तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और फिर इंपोर्ट्स बढ़ेगी तो डॉलर जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर साथ ही हमारी फूड कमोडिटी इंपोर्टेड, जो जिसको फेवरेट फ्रेज है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, वो बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है, और देखें उसको हमने सप्रेस किया तो सारा डेफिसिट भी नीचे आ गया, सब कुछ आ गया। इन हालात के अंदर, और जिस तरह ये अब अगर लेट्स से 1-2 परसेंट पॉइंट्स नीचे आ जाता है, 3% होपफुली, क्या फिर आपको फिर दोबारा एक डॉलर की स्पाइक नजर आती है, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे? देखिए मालिक, जब भी डॉलर को आपने बहुत अरसे तक एक नंबर पे रखा है ना, तो उसके बाद स्पाइक तो आती है। 60 रुपए था, उससे 80 गया, 80 था उसके 100 गया, 100 था उसके बाद 150, 200 गया। अब 280 पे अगर आहिस्ते आहिस्ते इसको चलने दें तो 8-9% रुपए का डिवैल्यूएशन होना चाहिए साल का, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल इन इन्फ्लेशन। अगर आप रोक के रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी।
तो वो तो एक स्पाइक तो आएगी, अगर अगर आप रोक के नहीं रखते। अभी तक तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, अल्लाह ने चाहा तो इसको इसको मार्केट में फ्लोट करने देंगे, एक बात हो गई। लेकिन जिस दिन ये बिजली के सेक्टर से अपनी जान छुड़वा लेंगे और ये लोगों को बेच देंगे बिजली की कंपनियां और उसको विगरसली रेगुलेट कर लेंगे, आई थिंक कि ये सारी कॉस्ट बिजली की जो है ना वो 15-15 रुपए यूनिट कम हो जाएगी इन 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 सम टाइम। और इस वक्त जो है वो एशिया के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम पाकिस्तान की बिजली सबसे महंगी है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आप देखेंगे कि कम हो जाएगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बगैर इसका कोई हल नहीं है। देखिए मुझे अब ये, उस दिन मैं एक जगह बैठा हुआ था तो शकील दुरानी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब ये IPPs लगे उस वक्त 2500 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए थी, मेगावाट से ज़्यादा, और फिर पता नहीं 27,000 लगा दी बिकॉज एवरी वॉज इंटरेस्टिंग, सारे पावरफुल लोग बीच में जम गए। ये हकीकत है कि जब ये IPPs को अंधेरे दूर कर रही थी उस वक्त आप लोगों की गवर्नमेंट थी PMLN की, तो ये 2700 पे रुकना चाहिए था। और एक्चुअली जो इन्होंने खुली बंदर बांट की है उसने तबाह किया इस मुल्क को। देखिए, 3 जो बिक्की बलो की हवेली लगे हैं, 2 हुकूमत पाकिस्तान के, एक पंजाब हुकूमत का, वो तो बिल्कुल लगने चाहिए थे। उसके बगैर बिजली फिलफॉर नहीं आती और LNG पे बिजली आनी थी, उसके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा था, वो एकदम ठीक लगे हैं। साहिवाल का कोल प्लांट शायद साहिवाल में नहीं लगना चाहिए था, लेकिन वो कोल प्लांट लगना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उनको पंजाब में करना था कि पंजाब में होगा तो हम जल्दी करवा लेंगे। जो पोर्ट कासिम का है वो भी यू कैन सॉर्ट ऑफ से मे बी नॉट, बट ये जो हब लगा था वो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो 1320 मेगावाट हब का बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। उसके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बशमूल यूनुस धागा साहब, बशमूल फवाद हसन फवाद साहब, बशमूल शाहिद अब्बासी साहब इसको अपोज कर रहे थे कि इसकी अब जरूरत नहीं है कैपेसिटी की। लेकिन चाइना का भी बड़ा प्रेशर था कि इसको लगाओ, क्योंकि उसमें से आधा जो था वो अर्ली हार्वेस्ट में था, आधा प्रायोरिटी में था, तो अर्ली हार्वेस्ट करना ज़रूरी था, तो फिर फैसला किया गया कि वो लगाओ। इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर आप इसको एक थोड़ा मैक्रो सेंस में देखें, इलेक्टोरल साइकिल से हटके, तो जब आपने बिक्की बलो की हवेली लगा दिए थे तो इतनी बिजली हो गई थी कि फिर आपको इम्पोर्टेड कोल पे नहीं लगाने चाहिए थे और ये लोकल कोल पे लगाते। अगर ये थर कोल में लगता, और जैसे थर की माइनें बड़ी होती हैं और ज़्यादा माइनिंग करते हैं कोल की, तो वो कोल की कीमत बहुत कम हो जाती है। और लेकिन उस वक्त अगर ये $50 से $25, $15 ऐसी कुछ हो जाती थी। हुआ ये कि आपने ये इम्पोर्टेड कोल पे लगाया और वही सर मुंडवाते ही ओले पड़े कि जब ये कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये जो कोल थी वो कोल $150 की हो गई। और फिर जो जिस किस्म की डील करी है, तो मंशा साहब और जो लकी सीमेंट वाले जो हैं वो सस्ता कोल लेते हैं, और जो ये जो चाइनीज कंपनियां हैं वो उनको थोड़ा महंगा कोल मिलता है, गवर्नमेंट उनको थोड़ा महंगा पैसे देती है उस कोल के। तो बहुत सारे उसमें मसाइल हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड कोल पे नहीं लगाना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ कि बिक्की बलो की हवेली वाज फाइन। आप मुझे एक चीज बताएं, ये बिजली की जितनी इनएफिशिएंसीज हैं, जितनी चोरी है, जितने लॉसेज हैं, वो किसी से काबू नहीं हो रहे, और वो हर बारी, हर हफ्ते टैरिफ एडजस्टमेंट में हर महीने आप और मैं हम उसको भरते हैं, आम आदमी उसको भरते हैं, वो चल रहा है। अब जनाब 86 अरब के कितना 68 के 86 बिलियन मिसिंग द फिगर आप ये लगा रहे हैं, और इक्विपमेंट के ऊपर जो असेसमेंट इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट मुझे याद है पहले भी लगा था कि जी हर ग्रिड के अंदर कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, ताकि हमें पता लग जाए कहाँ से चोरी हो रही सब कुछ। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इक्विपमेंट लग रहे हैं। 5 बिलियन एक और एफिशिएंसी सिस्टम के ऊपर हो रहा है, मतलब 100 अरब के करीब दोबारा उस निज़ाम पे लग रहा है जो हर साल 500-600 अरब का टीका लगा रहा है ऑलरेडी, प्योर इनकॉम्पिटेंस, थेफ्ट और चोरी के ऊपर। ये किस किस्म की प्रूडेंट पॉलिसीज हैं? मैं आपको अभी भी मालिक एक बात बता दूं, देखें एज अ सियासतदान इट्स सेइंग इट्स और अगर ये प्राइवेटाइज करने में सीरियस हैं तो फिर 100 अरब के क्यों लगा रहे हैं? ये बात भी अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, देखें जब सियासतदान को ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि यार हम इतने गरीब मुल्क हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए, हम जीरो अफोर्ड नहीं कर सकते। उस वक्त टारगेट ये था कि आपने लोड शेडिंग खत्म करनी है। अब लोड शेडिंग खत्म करने के लिए आपको 30,000 मेगावाट गर्मी में चाहिए, जून में, मई में 32,000 मेगावाट। जब 32,000 मेगावाट जून में लगता है और दिसंबर में आप सिर्फ 9,000 मेगावाट बेचते हैं, तो आप 22,000 मेगावाट बंद मशीन लेके चल रहे होते हैं, जिसका आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो उससे आपकी सारी बिजली महंगी होती है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये कैपेसिटी कॉस्ट नहीं है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 1400 अरब रुपए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी इस साल पावर सेक्टर को। इट इज मोर देन कैपेसिटी पेमेंट, इट इज द थेफ्ट, इट इज द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, इट इज अनएफिशिएंसी। और आप देखें गलती क्या हो रही है, इस वक्त भी जो दासू डैम बन रहा है उसके अंदर हम बिजली लगा रहे हैं,
बिजली बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए उसमें, वो बहुत महंगी बिजली बनेगी। आपको दासू डैम बनाना है, बिल्कुल जरूर बनाइए, वाटर रिजर्वायर की बहुत जरूरत है, लेकिन सॉरी दयामिर भाषा, लेकिन उसके अंदर आप पानी जमा करके रखें, उसके अंदर आप बिजली ना लगाएं। $100 मिलियन खर्च करेंगे तो उसमें आप बिजली का प्रोविजन रख सकते हैं कि बाद में कभी जरूरत पड़ी तो आप बिजली के जनरेटर्स लगा दें, लेकिन अभी नहीं लगाने चाहिए। लेकिन हम फिर गलती कर रहे हैं, हम फिर वापस अभी गवादर में तो चलो ठीक है, एक कोल का प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन और जगह पे अभी भी लगा रहे हैं। तो अब तो रोक दो खुदा का वास्ता है और बिजली लगाने का। और अभी भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका सिस्टम सही नहीं है। सिंध के अंदर जो विंड पावर ये बताएं, जब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, हैबिट्स, हमारी खर्चने की हैबिट्स नहीं बदली, हम अपनी पॉलिसी मिस्टेक सीखने से आरी नज़र आ रहे हैं, या हम डीट हो गए कि हम वही गलती बार बार कर रहे हैं। हमारे बजट इस 8,500 अरब के डेफिसिट से शुरू होता है और वो इंसेंटिव्स हमने नहीं दिए, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं लाया जो आना चाहिए, हमें उस तरह इनिशिएटिव्स यंग यूथ पॉपुलेशन के नहीं मिल रहे। आईटी के अंदर बजाय से कि हम इनिशिएटिव्स दें, हम लैपटॉप्स को भी, कंप्यूटरों पे भी 10% टैक्स लगा रहे हैं। तालीम की आप बात करते हैं, बच्चों की पेंसिलों पे टैक्स और रबर्स पे टैक्स लगा रहे हैं, बच्चों के दूध पे लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर इस तरह हैं और कोई चीज़ नहीं बदल रही तो किस तरह फिर आप मिनी बजट नहीं आएगा? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो टेनेबल ही नहीं है डॉक्यूमेंट। आपके ख्याल से क्या मिनी बजट इन सब चीज़ों को एड्रेस कर देगा? नहीं, लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है वो और हार्श हो जाएगा ना। ये तो जब तो फिर दुआ करो ना आए, मिनी बजट आएगा तो और टैक्स देना पड़ेगा। आई नो, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे आज पूछूं कि ये जो सारी चीजें टेबल पे आपके सामने पड़ी हैं, आपको क्या नजर आता है 2-4 महीने डाउन द रोड एक मिनी बजट आपको लगता नहीं है कि इनएविटेबल है, जरूर आएगा? देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा बजट नहीं आया बशमूल मेरे बजट के जिसमें नया टैक्स ना लगा। ये बात तो मानने की है, लेकिन हैविंग सेड दिस, 1 खरब से ज्यादा के टैक्सेस लगे। मिनी बजट अगर आएगा भी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि ये बजट इसी सूरत इसी शेप में पास होगा जिस शेप में आज है। आई थिंक थोड़े बहुत चेंजेस करने इनएविटेबल होंगे, जस्ट एज पीपल विल पॉइंट आउट थिंग्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स के यार बहुत आपने मिसाल के तौर पर मैंने जो आज पढ़ा है, जो मैं समझाऊं कि अगर एक फैक्ट्री है, उसको नया मशीन देना है तो उसको कमिश्नर इनकम टैक्स से परमिशन लेनी है कि उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं नए मशीन को। दिस इज माइंड बॉगलिंग कि आप एक कमिश्नर इनकम टैक्स को ये पावर दे रहे हैं कि एक फैक्ट्री ओनर जाके पूछेगा कि मैं एक नया मशीन इंस्टॉल कर लूं या इसको अनइंस्टॉल कर लूं। दिस इज आई मीन, ये इस किस्म का डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान में ये क्या लॉजिक है? अब इसकी क्या लॉजिक है पता नहीं। मतलब इफ आई वांट टू सेट अप अ न्यू बिस्किट प्लांट इन माय फैक्ट्री, आई मीन, सो डू आई नो मोर अबाउट दिस? पैसे मेरे हैं, टेक्नोलॉजी मेरी है, बिजनेस मेरा है, और मैं कमिश्नर इनकम टैक्स से क्यों पूछूंगा कि भाई मुझे नया बिस्किट मशीन की जरूरत है? उसको क्या पता है? लेकिन बहरहाल ये जो मुझे बताया गया कि ये इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स जो है था, कुछ लोगों को एग्जम्पशन मिल जाता है जिनका बहुत एडवांस टैक्स होता था, तो 5% की जगह 0 हो जाता था। अब इन्होंने कह दिया कि नहीं, आप कमिश्नर इनकम टैक्स से पूछेंगे कि वो 5 कर सकता है, 4 कर सकता है, 3 या 2। अगेन आप उसको डिस्क्रेशन दे रहे हैं। या तो आप एक फार्मूला दे दें तो ठीक है कि भाई ये फार्मूला आपका 5 की जगह 3 बनता है या 3 की जगह 4 बनता है, लेकिन अगर आप ये डिस्क्रेशन दे रहे हैं पाकिस्तानी इनकम टैक्स अफसरान को तो ये बहुत बुरी बात है। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि जब ये इनके नोटिस में लाई जाएंगी तो वो मेरे ख्याल से औरंगजेब साहब इसको चेंज कर देंगे। डॉक्टर मिर्फा इस्माइल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने बातें देखी, वो कहते हैं अंग्रेजी में द डेविल लाइज इन डिटेल्स। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे डिटेल्स हमारे सामने और ये ऐसी मस्खा खेज बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या कमाल मुल्क है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तनख्वाहें देने के लिए कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, तनख्वाहें पेंशनें उतारने के लिए कर्ज उतार करना पड़ता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम 75 बिलियन दे रहे हैं MNS को, और खर्चे 1-1 बिलियन पहले भी दिया था, 75 बिलियन और खर्चे, सूबों में कुछ 400-500 बिलियन और निकल जाएगा। ऐसे लगता है जैसे कोई गंगा बह रही है जहाँ से सब लूट लो, हाथ बचा लो। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे बच्चों के दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, हम बच्चों की स्टेशनरी पे, पेंसिल्स, रबर्स, शार्पनर्स, इनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। जिस मुल्क में हम कहते हैं कि 7% यूथ है, बड़ी टैलेंटेड है, इनिशिएटिव है वो, लेकिन अगर वो कंप्यूटर लेने जाए तो उसके ऊपर उसको टैक्स लगा रहे हैं। और जिन पे टैक्स लगना चाहिए रिटेलर्स, उनको वही विद होल्डिंग, उसी चक्कर में उनको हमने फ्लैट टैक्स नहीं लगाया। हमने जितना ये नॉन फाइलर वाली स्कीम के अंदर है, हमने सिर्फ महंगा कर दिया जुर्म करना, जुर्म ख़त्म करने की हम अभी भी तैयारी करने पे तैयार नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं।
ऐसे वाकई वो कहते थे ना फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि जी खैरात से होटल चल सकते हैं, आपके मदरसे चल सकते हैं, आपके अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। डुप्लिशियस पॉलिसी से भी एक इकनॉमिक पॉलिटी नहीं चल सकती। अब भी वक्त है, हमें सीरियस अपनी प्रायोरिटीज़ करनी चाहिए, रीप्रायोरिटाइज करें और ये नंबर फजिंग के बजाय लोगों का भी सोचें। अगर आपने सीरियस हैं, आप हमें कहते हैं कि डिस्कोस हम प्राइवेट करने में सीरियस हैं, तो फिर मुझे बताएं कि ये 100 अरब आप पहले क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप नहीं सीरियस। अगर आप कहते हैं कि खुद पे आपका एनर्जी मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर कहते हैं 700-800 अरब चोरी हो रहा है और ये करप्शन है और सब कुछ है, फिर उन्हीं लोगों के ऊपर आप नए इंसेंटिव्स दे रहे हैं। जिस सरकारी मुलाजिम ने अगर डिलीवर नहीं कर रहा, उनकी अब तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप इन्फ्लेशन का रियलिटी दे देते हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि सीरियसली ड्राइंग बोर्ड पे जाएं और जामे मंसूबा बनाएं, वरना इस हर चीज़ का जो नुकसान है वो इनको पॉलिटिकल फ्रंट पे ही देना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।